तो ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच में जारी जंग का आज 17वां दिन है। क्या मिडिल ईस्ट में जंग के सबसे बड़ा मोर्चा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बनने वाला है? सिर्फ 147 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह समुद्री क्षेत्र क्यों बन चुका है अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़े टकराव का केंद्र? आखिर क्या वजह है कि अमेरिका की ताकतवर नेवी भी हॉर्मूज रूट को ईरान के कब्जे से आज़ाद नहीं करा पा रही है? इजराइल को क्या हुआ? उनकी ताकत कहाँ गई है? अमेरिका और इजराइल मिलकर भी इतने दिनों से जो चोक पॉइंट बन चुका है हॉर्मूज की खाड़ी का ये केंद्र, वो साफ यानी कि उसको आवाजाही के लिए सुनिश्चित क्यों नहीं किया जा पा रहा है? ये बड़ा सवाल है। अमेरिका अब सहयोगी देशों यानी कि नाटो देशों से वहां पर मदद की पेशकश कर रहा है, मदद मांग रहा है, लेकिन एक एक करके नाटो के तमाम सदस्य देश ट्रंप को सीधा सीधा ना कह रहे हैं। तो क्या माने, ईरान पर हमला करके इजराइल का साथ देके अमेरिका और ट्रंप क्या अलग थलग पड़ गए हैं, अकेले पड़ गए हैं? इसमें भारत को क्या करना चाहिए? ऐसी तमाम बातें, सवाल आप सबके दिमाग में भी होंगे। छोटा सा रिपोर्ट ये देख लीजिए और मेरे साथ खास मेहमान होंगे जिनसे हम उनके नज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे कि अब दरअसल हॉर्मूज की खाड़ी में होने वाला क्या है। ट्रंप जिस जंग को हफ्ते भर में खत्म करने का भ्रम पाले बैठे थे, उस घमासान का 17वां दिन है। इस जंग में इजराइल और अमेरिका के हाथों ईरान की बर्बादी लिखी जा रही है, तो वहीं इजराइल के साथ साथ अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें आफत बनकर टूट रही हैं। तो वहीं एक मोर्चा ऐसा है जहां ट्रंप के पसीने छूट रहे हैं। फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। उस रास्ते को ईरान ने खास रणनीति के तहत जाम किया है। इस रास्ते न दुश्मन देश का कोई जहाज गुजरेगा और ना ही टैंक, जो गुजरेगा उड़ा दिया जाएगा। هر کس بخواد عبور بکنه قهرمانان فداکار ما در نیروی دریایی سپاه و ارتش اون کشتی‌ها رو با آتش خواهند کشید. نیان به این منطقه. ईरान की इस बारूदी धमकी के मायने ट्रंप बखूबी जानते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए ईरान क्या कर सकता है, इसका पूरा अंदाजा है। इसलिए ट्रंप मित्र देशों से फरियाद कर हॉर्मुज को एलिएशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं इस मोर्चे पर ट्रंप को झटके पर झटके लग रहे हैं। बता दें कि ट्रंप ने ब्रिटेन और फ्रांस से हॉर्मुज में उनकी नेवी और युद्धपोत भेजने की अपील की है। इसके अलावा ट्रंप ने चीन से भी इस संकट से निपटने की अपील की है। तो वहीं ट्रंप को जापान सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो हॉर्मुज में किसी भी तरह के समुद्री सुरक्षा अभियान पर विचार नहीं कर रही। तो ऑस्ट्रेलिया, जिसे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सबसे वफादार साथी माना जाता है, उसने भी ट्रंप की मांग को ठुकरा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने स्पष्ट किया है कि वे हॉर्मुज में अपना युद्धपोत नहीं भेजेंगे। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने थोड़ी कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि वे इस अनुरोध की बारीकी से समीक्षा करेंगे, लेकिन फिलहाल युद्धपोत भेजने की कोई योजना नहीं है। यानी जिन देशों पर ट्रंप की नजर है वे या तो सतर्क हैं या ट्रंप के इस प्लान से किनारा कर रहे हैं। वैसे तो अमेरिका पूरी दुनिया में अपनी नेवी को सबसे ताकतवर बताता है, तो फिर क्या वजह है कि ईरान की ये धमकी ट्रंप और पेंटागन के अधिकारियों के मंसूबों पर पानी फेर रही है? जिस इलाके में अमेरिका के दो विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, वो एक सकरा सा रास्ता अपने दम पर क्यों नहीं खुलवा पा रहे? ईरान ने इस इलाके में 400 से 500 स्पीड बोट तैनात की हुई है। इसके अलावा हॉर्मुज में ईरान ने सी माइंस बिछाए हैं जो शिप के टकराते ही फट जाते हैं। तो वहीं ईरान की छोटी छोटी फिदाइन पनडुब्बियां और ऊंची पहाड़ियों पर तोपों की भी तैनाती दुश्मनों के लिए खतरे की घंटी है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान के चंगुल से आजाद करवाने के लिए ट्रंप को इन तमाम चुनौतियों से पार पाना होगा, जो इतना आसान नहीं है। अगर अमेरिका ने इस क्षेत्र में हमलावर रणनीति अपनाई तो पूरे मिडिल ईस्ट में जंग का ये सबसे घातक मोर्चा बन सकता है। इसके साथ पूरी दुनिया में तेल को लेकर जो हाहाकार मचेगा, उसकी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के मेहमानों का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्बेसडर शशांक सर, पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जाने माने जानकार। एम्बेसडर शशांक सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अजय बग्गा सर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। बग्गा सर, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं कर्नल डैड तेज टिक्कू सर, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट। कर्नल टिक्कू, गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी हमारे शो पे। एम्बेसडर शशांक सर, ऐसा क्या हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में कि जो ट्रंप साहब, जो अमेरिका ईरान पर अपनी जीत का ऐलान भी कर चुके हैं, अब आज नाटो देशों से फरियाद मांग रहे हैं कि साहब हमारे साथ आ जाइए, और एक एक करके नाटो देश उन्हें निराश कर रहे हैं। क्या ऐसा सर हो रहा है
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और क्या अमेरिका और ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं? कुछ ऐसा ही नजर आता है जो दीपक जी आपने कहा कि ये सब जो है, सॉरी, नो प्रॉब्लम सर, प्लीज कंटिन्यू। सम प्रॉब्लम देयर। Yeah. नहीं, तो आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि ट्रंप साहब ने सोचा था कि उनको सब मदद मिलेगी अरब देशों से, जो गल्फ खाड़ी में उनके देश हैं उनसे मदद मिलेगी। सब जगहों पे उनके बेसिस थे, अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद थे वहां पर। लेकिन जिस तरीके से ईरान के टॉप लीडरशिप को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी अरब देश उनके साथ में नहीं निकल कर आ पाए हैं, तो इसलिए मेरे ख्याल से जो नेटो के देश हैं या जो और मित्र देश हैं उनके एशिया पैसिफिक में, उनको ये लगता है कि जो उनके यूएसए के क्लोजेस्ट अलाइज थे इस एरिया में, जब वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है, तो वो लोग बाहर से कई हजार किलोमीटर से क्यों दूर बाहर से आए, और खास करके ऐसे मसले पर जिसमें ट्रंप साहब ने कभी किसी को कंसल्ट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि नेटो में कंसल्टेशन हुआ हो या एशिया पैसिफिक के अलाइज के साथ में कंसल्टेशन हुआ है। खाली कंसल्टेशन ये हुआ था तो यूक्रेन युद्ध का, और उसमें भी उन्होंने कहा था कि यूरोप को अपना 5% जो है जीडीपी डिफेंस के ऊपर खर्च करना चाहिए और अमेरिकन हथियार खरीदने चाहिए। अब जो है वो देख रहे हैं कि $1000 का जो लोन होता है उसके लिए उनको $1 मिलियन का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह यूज करना पड़ता है। तो ऐसे में और बाकी देश जिनको कभी कंसल्ट नहीं किया गया ट्रंप साहब के द्वारा, या उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने भी हमेशा उनको नीचा ही देखा है, तो हम समझते हैं कि वो उनको थोड़ा सा हिचक तो है। और अधिकतर डेमोक्रेसीज हैं, अगर वो मालिया डेमोक्रेसी नहीं होती, वो कहते कि नहीं, जो ट्रंप साहब जैसे अपने मर्जी से कर रहे हैं, अपने कांग्रेस से बिना कंसल्ट किए हुए हम भी कर सकते तो ठीक था। लेकिन सबको डर लगता है कि अगले चुनाव होंगे तो वो हार जाएंगे, अगले चुनाव में फिर जो अपोजिशन है वो उनके आगे हावी हो जाएंगे। तो ये सब बातें मेरे ख्याल से ये सबके कंसर्न में है, नेटो के हों देश या एशिया पैसिफिक के देश हों। तो मेरे ख्याल से ट्रंप साहब को जो है थोड़ा सा कुछ और लोगों से कंसल्टेशन करना होगा, और अपना एंड प्लान जो भी है वहां से ईरान का खत्म करने का वो देखना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक उन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि वो खड़ग आइलैंड पे जो ईरान के उन्होंने जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस थे वो तो सब डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, लेकिन जो ऑयल वेल्स हैं उनके या जो ऑयल स्टोरेज टैंक्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर रहे हैं क्या? उन्होंने कहा जरूर है लेकिन करा नहीं है। अगर वो करते हैं तो ईरान ने कहा है कि हम बाकी सारे आपके जितने भी स्टोरेज हैं खाड़ी देशों में हम सब डिस्ट्रॉय कर देंगे। वो करें ना करें, लेकिन ये है कि ऐसे में कौन देश बाहर से आना चाहेगा जिसको पहले कभी कंसल्टेशन नहीं किया हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बातें ट्रंप साहब के लिए जो है गले की फांस बन गई हैं। राइट सर, गले की फांस बन चुकी हैं। भगत सर, आज हमने देखा मार्केट्स ने बाउंस बैक किया जब एक तरह से लाचारगी की स्थिति देखी ट्रंप की, कि ट्रंप फरियाद कर रहे हैं लेकिन हर कोई अपने अपने कारणों से डिनाई कर रहा है। और कच्चे तेल की कीमतों में भी हमने देखा कि थोड़ा सा वहाँ पर कूल ऑफ हुए हैं। क्या यही रीज़न है सर कि मार्केट और इन्वेस्टर्स ये देख रहे हैं कि अब जब सहयोगी ही आगे नहीं बढ़ेंगे तो ट्रंप अकेले क्या कर लेंगे, और संभवतः यही एक दिशा दे रहा है मार्केट्स को, या बात कुछ और है? आपकी नज़र में क्या चल रहा है सर? नहीं, बात कुछ और ही है दीपक जी। देखें तो 9,000 करोड़ आज भी फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, डोमेस्टिक ने सामने 12,000 करोड़ खरीदा, और जो एडवांस डिक्लाइन था वो डिक्लाइन की तरफ था। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट का रुझान बदल गया। हाँ, बहुत ओवरसोल्ड मार्केट थे और भारी भरकम डोमेस्टिक बाइंग आई। किन किन इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा वो तो नहीं पता, बट ये लग रहा है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने सपोर्ट दिया, जैसे देते रहते हैं। बट ओवरऑल अगर आप ट्रंप की आज परिस्थिति देखें तो ईरान के साथ नेगोशिएशन चल रहे थे शुक्रवार तक, और नेगोशिएशन के बीच में जाके इन्होंने बमबारी कर दी। दूसरा, जो सुप्रीम लीडर थे जिन्होंने 2 फतवे दिए हुए थे कि शिया इस्लाम के खिलाफ है न्यूक्लियर बॉम्ब, ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा, 2 फतवे थे अली खामेनी के, उस लीडर को खत्म कर दिया। उनके साथ जब खत्म करने गए 40 और लीडर्स उड़ा दिए, जिसमें से कुछ मॉडरेट्स भी हो सकते थे जो विकल्प बन सकते थे। अब कौन आ गया? रेवोल्यूशनरी गार्ड, बिल्कुल उन्होंने कमान संभाल ली है वो तो।
और ये क्लियर हो गया ईरानी लीडरशिप को कि ये फाइट टू डेथ है, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। तो हमें अब ये करना है कि इनकी मुश्किलें कितनी बढ़ा सके। जो गेम थ्योरी में हम करते थे 1980s में, मैंने पढ़ा हुआ है कॉलेज में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हुआ, ईरान इराक वॉर जब चल रहा था, हम इसको सिनेरियो फोरकास्ट करते थे कि किस तरह से तेल पे इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 73 और 79 बहुत तब ताजा था लोगों के जहन में। तो वो कभी जो चीज सोची नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा ईरान, वो असलियत हो गई। और ये शॉर्ट टर्म में ईरान का क्या मंसूबा है, ग्लोबल रिसेशन लेके आओ, जो हमें इन्होंने 20 साल से सैंक्शंस लगा के खत्म किया हमारी इकोनॉमी, हम दुनिया की इकोनॉमी खत्म करेंगे। दूसरा, लॉन्गर टर्म, अब ईरान की सोच ये है मुझे न्यूक्लियर तो चाहिए ही नहीं, चाहे मुझे न्यूक्लियर ना बनाने दें, मैं 5 आर्टिलरी गन्स लगा लूं, 200 ड्रोन छुपा के रख लूं और बोल दूं समुद्र के रास्ते से कुछ नहीं जाएगा तेल, मैंने दुनिया की इकोनॉमी पे काबू पा लिया। तो एक तरफ मौत का खेल दिखाया ईरानी लीडरशिप को, उनको एक्सट्रीम एक पोजीशनिंग में फोर्स कर दिया। दूसरी तरफ अब जब उन्होंने पकड़ लिया आपका गरेबान कि क्या वीकनेस है ग्लोबल इकोनॉमी के, उस पे उन्होंने दबाव डाल दिया और उन्होंने हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन कर दिया सारे जीसीसी नेशन में, जॉर्डन में, यहां तक टर्की में भी 2 मिसाइलें गई, इराक के अंदर। तो पूरा उन्होंने फैलाव कर दिया कि हम वर्टिकल तो नहीं कर सकते, वर्टिकल एस्केलेशन जैसे ये हमारे ऊपर कर रहे हैं, रोज बमबारी कर रहे हैं। आज 200 टारगेटिंग हुई आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से। वो कह रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, हम आपको यहाँ नाक में दम करके रखेंगे। अब ये हो गया है, अभी तक तो किसी से कंसल्ट नहीं किया और पूरा पिछला 1 साल लगाया है यूरोपियंस को बताते हुए कि वो कितने वीक हैं, ये कहते हुए मैं ग्रीनलैंड हथिया लूंगा, मैं कनाडा को 91वीं स्टेट बना दूंगा यूएस की। अब बोल रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं नेटो से। ऑस्ट्रेलिया जिसको बोला भी नहीं, उसने सीधा कह दिया मैं नहीं भेज सकता शिप। जापान ने कह दिया बहुत मुश्किल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अलाउ करता है। कोरिया बोल रहा है हम सोचेंगे। चीन ने बोला इस तरह नहीं होता, पहले आप युद्ध विराम करो, ये गलत युद्ध आपने शुरू किया है। चीन उनको अब ज्ञान दे रहा है। वो चीन उतरेगा नहीं, ट्रंप को बचाने के लिए चीन नहीं आएगा, वो अब देखेगा कि क्या हो रहा है। क्योंकि ईरानी टैंकर तो निकल रहे हैं दीपक जी, पिछले 14 दिनों में 20 ईरानी टैंकर तेल लेके निकले हैं। आज भारत के 3 आ गए, पाकिस्तान का कराची करके टैंकर निकला, पाकिस्तान के 3 टैंकर निकल चुके हैं। तो ऐसे तो हो रहा है काम, राइट, इनका काम नहीं होगा। तो ये है पूरी पृष्ठभूमि। एब्सोल्युटली सर। तो ये हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो बैकग्राउंड स्टोरी है जिसको समझना आपको ज़रूरी है। कर्नल टीकू सर, लेकिन जो बार बार आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि ट्रंप साहब ने वो संभवतः वो विजडम नहीं दिखाया जो संभवतः जॉर्ज बुश ने 2003 में दिखाया था इराक पर हमला करने से पहले। उस वक्त भी मतभेद थे नेटो में, ऐसा नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम ने ही मात्र समर्थन किया था, लेकिन यूके, पोलैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया उस समय भी खिलाफ में थे। उस समय भी ऐसा लगा था कि साहब एक राय नहीं है। बट नेटो के बीच में कंसल्टेशन था युद्ध से पहले। अमेरिका अपने सहयोगियों से लगातार बातचीत करके गठबंधन को बनाए रख रहा था। इसके विपरीत ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो किसी से पूछा नहीं, और ये एक तरह से वॉर ऑफ चॉइस हो गई ट्रंप साहब की, अमेरिका की भी नहीं बल्कि ये ट्रंप साहब की वॉर ऑफ चॉइस हो गई, और इस वजह से वो फंस गए। क्या आप इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं सर? देखिए, जब से ट्रंप साहब की दूसरी टर्म शुरू हुई है तो उनके दुश्मन तो छोड़ दीजिए, जो उनके सहयोगी थे, जैसे नेटो में आप ले लीजिए 28 देश हैं उधर, वो कब से अमेरिकन ट्रूप्स के साथ लड़ते लड़ते उनके जवान, उनके लोग, उनको उनके इक्विपमेंट का नुकसान कितना उन्होंने झेला सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेकर अभी तक। बल्कि मैं ये भी बोलूँगा कि नेटो ने
अपने हितों की अनदेखी करके उन्होंने कई जंगों में अमेरिका का साथ दिया। लेकिन ट्रंप ने उनको कैसे ट्रीट किया, आपने खुद देखा होगा। जितनी बड़ी दरार ट्रंप ने ट्रांस अटलांटिक अलायंस में की अपने बातों से, अपनी एक्शन से, उससे एक चीज तो जरूर हुआ कि ट्रस्ट डेफिसिट बहुत बढ़ गया नेटो देशों और मिलिट्री अलायंस और अमेरिका के बीच में। उन्होंने एक देश को नहीं छोड़ा। अभी यहाँ पर वर्णन किया गया कि कनाडा को हम 51st स्टेट बनाएंगे, ग्रीनलैंड को हम कब्जे में ले लेंगे, क्या क्या उन्होंने नहीं बोला। तो ऐसे हालात में कौन नेटो देश उनकी बात मानेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर इन देशों को कम से कम ये अंदाजा लग जाता और या वो इस चीज को पढ़ते एक्शन से कि ट्रंप ये लड़ाई जीत रहा है, तो जो जीतने वाला पक्ष होता है बाकी लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं उसके साथ, तो शायद उसको नाराज नहीं करते कम से कम। लेकिन इस युद्ध में अमेरिका तो जीत नहीं रहा है, बल्कि जो भी कुछ हो रहा है उससे दो तीन बातें तो स्पष्ट है। पहला कि स्ट्रेटजी कहीं है ही नहीं। आप ये सोच लीजिए, जो भी आदमी मिडिल ईस्ट में जंग लड़ेगा, पहला उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में क्या होगा। ये तो पहली चीज है सोचने वाली, क्योंकि दुनिया का 20% तेल वहां से निकलता है। मुझे लगता है क्योंकि अमेरिका का तेल वहां से नहीं आता, इजराइल डिपेंडेंट नहीं है, तो उन्होंने सोचा ठीक है, चाइना को अब जापान और साउथ कोरिया का तेल काफी जाता है वहां से, तो उनको सफर करने दीजिए। इंडिया का जाता है काफी सारा, इतना नहीं चाइना जितना नहीं, लेकिन हमारा भी वहां से आता है। तो उन्होंने सोचा ठीक है, ये अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी युद्ध पोत उस एरिया में भेजा तो मतलब आप ऑटोमेटिकली उस युद्ध का हिस्सा बन जाते हैं। और कौन इस युद्ध का हिस्सा बनेगा, क्योंकि आपने यूनिलैटरल डिसीजन ले लिया इजराइल के साथ मिलकर, आपने अपने अलाई से बात नहीं करी आपने, बल्कि आप तो बातचीत तो हो ही रही थी ईरान और अमेरिका के और इजराइल के, अमेरिका के बीच में इनडायरेक्ट बातचीत हो रही थी। लेकिन उसके दौरान आपने सबसे बड़ी जो गलती करी आपने, जिससे कंप्लीट सिनेरियो बदली हो गया, वो है आपने एक देश के सुप्रीम लीडर को पहले ही हमले में उनको असैसिनेट कर दिया, मार दिया ना। उससे ईरान यूनिफाई हो गया, पहली बात। दूसरी बात, एक और अप्रिसिएशन इनकी गलत रही अमेरिकी का। आफ्टर ऑल जब आप जंग में जाते हैं तो आप Right, sir. दुश्मन की वीकनेस और स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करते हैं, कहाँ क्या है, मैंने क्या करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इनको आइडिया ही था कि ईरान इतनी देर तक लड़ सकता है। Correct, आपने टॉप मिलिट्री लीडरशिप आईआरजीसी की खत्म कर ली, आपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट खत्म कर लिए, True, आपने खमैनी को मार दिया, लेकिन ईरान तो अभी भी लड़ रहा है। इसका मतलब है कि इनके पास अगर आंकड़े थे, अगर इनको पता था डिप्लॉयमेंट कर रहा है, कितनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट है, तो उन्होंने बिल्कुल लाइटली ले लिया। अब ये बताइए मेरे को, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, मैं तो ये सोच रहा था पहली फेज में चलो जो भी उन्होंने किया उसको माफ कर दिया, छोड़ दो, तो उसकी अनदेखी करी। लेकिन दूसरा फेज तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही लक्ष्य बनाना चाहिए था, उसको कैसे सेव करें। और आप उसकी कोई रणनीति नहीं है। यस सर, आपने बिल्कुल दुरुस्त समझाया सर। हुआ क्या, एम्बेसडर शशांक सर, 2003 में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, क्योंकि पूरी दुनिया अब इसी कंपैरिजन पे आ रही है, जो भी मतभेद थे वो सुलझा लिए गए। और जो अभी कर्नल टिक्कू भी कह रहे थे कि कम से कम उद्देश्य साफ था उस वक्त। इराक को, आपको जो कथित जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, जिनका कोई सबूत बाद में नहीं मिला, उनको एक तो खाली करना था, और दूसरा सद्दाम हुसैन को आपको सत्ता से हटाना था। तो यह स्पष्ट था कि आपके एंड गोल्स क्या हैं। यहां पर तो आपके उद्देश्य पता ही नहीं है कि आपको परमाणु निरस्त्रीकरण करना है, आपको रिजीम चेंज करना है, लिमिटेड स्ट्राइक्स करनी है, क्या करना है। तो ये भी अमेरिका का जो रवैया है कि क्लैरिटी नहीं है, वो सहयोगी देशों को शायद ये भी चीज समझ में आई नहीं। एम आई राइट सर? देखिए 2003-2004 में मैं अभी विदेश विभाग में ही काम करता था जी सर। तो उन दिनों सारे नेटो के देश आपस में बहुत जबरदस्त तरीके से मिले हुए थे और अमेरिका की लीडरशिप को एक्सेप्ट करते थे। कई बार
थोड़ा सा उनको अटपटा भी लगता था और कहते भी थे कि साहब हमसे कंसल्ट नहीं करते, हमको ऑर्डर देते हैं। लेकिन आउट ऑफ एरिया एक्शन जो था उनका, जो कि नेटो का नॉर्मल यूरोप का वो है या अटलांटिक के आसपास का है इलाका, उसके अलावा छोड़ के वो आउट ऑफ एरिया एक्शन उन्होंने अफगानिस्तान में करा, उन्होंने इराक में करा, और जगहों पे भी करा। लेकिन वो सारे के सारे नेटो के सदस्य, उस समय तक उनका विचार यही था कि अगर अमेरिका पैसे खर्च कर रहा है और अमेरिका लीडरशिप ले रहा है तो चलो लेने दो। लेकिन जब से ट्रंप साहब अपने पहले दौर में आए हैं, तब से उन्होंने कहा कि भाई 1% से भी कोई खर्च नहीं कर रहा, आप 2% करिए। अब उन्होंने सेकंड टर्म पे उन्होंने कहा 5% खर्च कीजिए डिफेंस के ऊपर, और आप लोग जो है अपने वेलफेयर स्कीम्स और वो टाइप की गवर्नमेंट चला रहे हैं, अपने लोगों को वेलफेयर स्कीम्स देते हैं और सारा पैसा हमारे से लेते हैं। तो उन्होंने इस तरह की बातें करी और बाकी तो सब लोगों ने बोल ही दिया है। अभी ग्रीनलैंड का किस्सा और कनाडा का किस्सा और बाकी जो कुछ भी उन्होंने हर एक को खरी खोटी सुनाई है, तो और कह दिया कि यूक्रेन का युद्ध अब आप ही लड़िए, यूरोप वाले देखेंगे। लेकिन हथियार वो अमेरिका से ही खरीदते होंगे, क्योंकि सबके हथियार जो है यूरोप के, वो सब अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के ही होने आवश्यक है, क्योंकि नेटो स्टैंडर्ड्स जो है वो अमेरिकन हथियारों में ही काबिल होते हैं, या जो हथियार होते हैं उनके अंदर अमेरिकन टेक्नोलॉजी भी लगी होती है। अब इस बार जो है बिल्कुल वातावरण बदल गया है। मेरे ख्याल से उन्होंने सोचा ये था कि ये बहुत जल्दी से सावधान काम खत्म हो जाएगा, और ईरान जो है इस तरह की वहाँ पे इसराइल के वहाँ पर इतने मोसाद के एसेट्स हैं ईरान के अंदर, कि वो सब के सब जो है हमारी मदद करने आ जाएंगे। और जो वेनेजुएला में हमने करा है, उसी तरीके से यहाँ पे एक हमको एक पॉजिटिव टाइप की, फेवरेबल टाइप का रेस्पॉन्स मिल जाएगा सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर ऑफ लीडरशिप से। लेकिन हुआ ये अभी तक कि वो सेकेंड लेयर ऑफ लीडरशिप जो होनी थी, वो कह रहे हैं कि वो तो बीमार पड़े हुए हैं, या उनको जो है तबीयत खराब है, या डिसफिगरमेंट हो गया है। तो इस समय मतलब ऐसा लगता है ये कि जो ऑर्डर देने वाली लीडरशिप थी, वो पुराने ऑर्डर्स ही चल रहे हैं। अब ये जब से अमेरिका ने असेसमेंट किया है, ऐसा नहीं किया है, उन्होंने असेसमेंट किया है कि ये जो पुराने लीडरशिप के ऑर्डर्स चल रहे हैं, उसके लिए उनको जो भी डिसेंट्रलाइज तरीके से उनके 31 या 32 जो भी उनकी यूनिट्स हैं, कमांड्स हैं, वो अपना काम करते रहेंगे। उसमें कोई किसी तरीके का सेकंड लेवल या थर्ड लेवल के साथ में मिलजुल कर बात करने का, चाहे इसराइल हो चाहे अमेरिका हो। और फिर हमने देखा ये है कि इसराइल की प्रायोरिटी हो गई है लेबनान, क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो हिजबुल्लाह जो है वो उनके ऊपर हमले ना करे, तो वो अपने प्रायोरिटी जो सेक्टर्स है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। तो एक तरीके से जो ऑयल्स की वजह से, जिसमें ऑयल प्राइसेस की वजह से ट्रम्प साहब ने पूरे देश, पूरे विश्व को एक तरीके से कंट्रोल कर रखा था। उन्होंने सबको कहा था कि नहीं, रूस से तेल नहीं लेना है, भारत को बोला। पहले उससे पहले बोला था कि ईरान से तेल नहीं लेना है, भारत ने छोड़ दिया था। फिर रूस से भी उन्होंने बहुत कम कर दिया था। तो एक प्रकार से जो है, जो पूरे दुनिया में वो इस तरीके का अपना वो वर्चस्व दिखा रहे थे, अब अचानक ही वो अपने दोस्तों से कह रहे हैं, या चीन से, चीन को तो लगता है कि वेनेजुएला से उनका तेल बंद कर दिया, अब ईरान से भी उनका तेल बंद करने वाले हैं। यस सर। तो ये चीन के, और कह रहे हैं चीन से कि अब आप हमारी मदद कीजिए। तो चीन तो जो ऑल्टरनेटिव रूट्स उनको मिल सकते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ से, वो उनको लेने का प्रयास करेंगे, या जो रूस से उनको मिल सकता है, यस सर, जो भी नॉर्दर्न सी रूट से, वो लेने का प्रयास करेंगे, तो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। तो मैं समझता ये हूँ कि इस समय अमेरिका को जो है अपनी एंड प्लान जो डिस्कस करनी चाहिए नेटो के साथ में, Yes. और देशों के साथ में। और हमारे प्रधानमंत्री जो है वो ऐसे हैं कि बात कर पाए हैं अभी तक हर स्तर पर, हर देश के साथ में। Yes. तो अलाइज के साथ साथ जो और इस तरह के भारत जैसे गुडविल वाले देश हैं, जिनकी लार्ज पॉपुलेशंस हैं, जिनके लिए और देश में हमारे पड़ोसी देश हमसे कह रहे हैं, बांग्लादेश कह रहा है, श्रीलंका कह रहा है, नेपाल कह रहा है कि भाई भारत से कि अपनी मदद कीजिए। तो ऐसे लोगों को भी साथ में लेके साथ में लेकर के तो मेरे ख्याल से कुछ बात बन पाएगी। कुछ बात आएगी। एब्सोल्युटली सर। बग्गर सर, अब आगे क्या नजर आ रहा है सर, क्या परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं, आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, अरब देशों और यूरोपियन देशों को डर ये है कि ट्रंप कह देंगे कि हम जंग जीत गए, क्योंकि इन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव्स तो ले आउट नहीं किए, हर बारी बदलते रहे ऑब्जेक्टिव्स। तो ये बोलेंगे कि हमने तहस नहस कर दिया ईरान का जितना आर्मी था, नेवी था, एयरफोर्स था, और साथ में न्यूक्लियर अब ये बना नहीं पाएंगे कई दशकों तक, अब हम निकले यहाँ से। ये सबसे बड़ा डर है लोगों को कि अब ये सी थ्रू नहीं करेंगे। दूसरा है कि
इस खर्ग आइलैंड को लेने की कोशिश करेंगे? ग्राउंड असॉल्ट कर देंगे क्या? क्या यूरोपियन कमांडोज को साथ में मरीन्स के लेके ग्राउंड असॉल्ट की बात हो जाएगी? तो दोनों ही जो इन्फ्लुएंस है, दोनों ही नागवार है विश्व शांति के लिए। तो अभी बेस्ट सिनेरियो यही है कि चीन रशिया के साथ बैठा जाए, पीछे से मध्यस्थता करवाई जाए, ईरान के ऊपर हमले रोको और साथ में फिर से नेगोशिएशन करो और वहां से निकलो बाहर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाओ। ये सबसे बेहतर ऑल्टरनेटिव है। बट यहां तक पहुंचने के लिए जो मैच्योरिटी चाहिए वो अभी दर्शा नहीं रहा कोई देश। बट तो आपने कहा बग्गा सर कि इस बात का डर है कि अमेरिका अपनी जीत घोषित करके वहां से हाथ ना खींच ले संभवतः, लेकिन ये दुनिया तो चाहती है कि अमेरिका अपनी जीत घोषित करे और निकले, फिर शांति हो। ये डर क्यों है सर? नहीं, अगर ईरान को गारंटी नहीं मिलेगी कि फिर ये जो ईरान ने 3 अपने दिए हैं डिमांड्स, अगर आप देखें तो वही है कि फिर से आप आ जाएंगे। अभी आपके पास बंद हो गए, इंटरसेप्टर्स नहीं है, आपके पास एम्यूनिशन नहीं है। इजराइल जैसे आपने कहा कि हिजबुल्लाह में डाइवर्ट हो गया है, तो अभी आप कर रहे हैं, बट फिर से अगले साल आ जाएंगे। 2024 में किया, 25 में किया, 26 में किया, 27 में फिर से आ जाएंगे आप। तो ईरान खोलेगा नहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर आप यूनिलैटरल करेंगे। वो अपने डोमेस्टिक कारणों के चलते और अपने सर्वाइवल, क्योंकि आपने ये दर्शा दिया कि 50 लीडर मैंने मार दिए। ये कोई देश नहीं करता, दूसरे देश के लीडर को इस तरह से मार दें आप। तो इसके बाद दे हैव नथिंग टू लूज ना दीपक। यस, उनको है कि फियर ऑफ डेथ है कि अंत में तो ये हमारी मौत ही चाहता है ट्रंप। वो रेजिम चेंज तो होने नहीं वाला। 2 बारी बेट्रेल हो गया ईरानी पॉपुलेशन का रेजिम चेंज के चलते। कोई सड़क पे नहीं आएगा रेजिम चेंज करने के लिए। एयर से रेजिम चेंज होता नहीं है। आपको बूट ऑन द फीट ऑन द स्ट्रीट चाहिए, बूट्स ऑन द ग्राउंड चाहिए। वो आपके पास पॉलिटिकल विल पावर नहीं है और ना अमेरिकन पॉपुलेशन में है। कल भी आप देखें जो आंकड़े आ रहे हैं, 94% अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में चिंतित हैं, केवल 45% ईरान के बारे में जानते भी हैं या चिंतित हैं। तो ये टोटली इन्होंने एक तरफा अपना शुरू किया अभियान। और जैसे आपने कहा, जैसे यूक्रेन के टाइम याद करिए, रशियंस का ये आंकलन था 2 दिन में हम पहुंच जाएंगे कीव, वो अटक ही गए। और इवन CIA ने बाइडेन को कहा था 2 हफ्ते से ज्यादा यूक्रेन नहीं टिक सकता। बट ये देखिए क्या हुआ यूक्रेन में। ईरान में तो और भी ज्यादा है, क्योंकि 90 लाख की पॉपुलेशन में से 10 लाख उनके सैनिक हैं और 2 लाख IRGC है, रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जो एलीट फोर्स है। तो ये छोटा देश नहीं है, आर्मी वाइज बहुत सक्षम देश है। चाहे इसके ऊपर इतने सैंक्शन लगे, सब लगे, टेक्नोलॉजिकली बहुत ही विकसित हैं ये लोग, बहुत अक्लमंद लोग हैं। और ये ड्रोन्स तो ये रशिया को दे रहे थे यूक्रेन के अगेंस्ट। अब यूक्रेन ने एक सी बोर्न ट्रेन से मॉस्कोवा जो थी, मॉस्को करके शिप, सबसे बड़ी शिप ब्लैक सी में रशिया की गिरा दी थी। तो ये तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। अगर आप 1 या 3 करेंगे, या ट्रंप भाग गए या फिर ट्रंप ने ग्राउंड ऑफेंसिव किया, ये हॉर्मुज नहीं खोलेंगे। केवल दूसरा ऑप्शन जो मैं कह रहा हूं कि आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी, और एक कैलिब्रेटेड विड्रॉल होगा। उसमें ईरान कहेगा बेस हटाओ यहां से, 60,000 सैनिक जो आपने बिठाए हुए हैं GCC में, वो हटाओ। तो वो होने नहीं वाला है। तो ये थोड़ा इम्पास हो गया है, लॉक जैम हो गया है। एब्सोल्युटली सर, लॉक जैम हो गया है। अब इसमें या तो बिल्कुल, या तो ट्रंप मान जाए या तो ईरान मान जाए। बट बार बार यही कहा जा रहा है जाते जाते कर्नल टिक्कू सर, ईरान ने अचानक से ऐसा पासा कैसे पलट दिया था? शुरुआत में हर कोई कह रहा था कि भाई ईरान का खेल खत्म हो गया, अब ये सो। अब ईरान ने ऐसा क्या किया और कब तक कर पाएगा? उससे बड़ा सवाल अब ये है कि कब तक कर पाएगा। अभी ठीक है, ईरान अपर हैंड लिए हुए बैठा हुआ है, लेकिन कब तक, कितनी उसकी कैपेबिलिटीज हैं कि अमेरिका को वो डरा धमका पाने की स्थिति में है, या पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना एक प्रभुत्व कायम कर पाने की स्थिति में है? कैपेबिलिटीज के लेवल पर कब तक सर?
देखिए, एक चीज तो जरूर है कि जिसका ज्यादा स्टेइंग पावर होगा वो इस युद्ध में अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करेगा। अगर अमेरिका ज्यादा स्टेइंग पावर दिखाता है तो ईरान को अल्टीमेटली अमेरिकन के शर्त मानने पड़ेंगे। लेकिन अगर कल सीज फायर होता, अगले 24 घंटे में सीज फायर होता, तो ये एक रेसिपी है कि अगले 2 से 5 साल के बीच में और बड़ा युद्ध होगा वहां पर। क्योंकि देखिए क्या होने वाला है, युद्ध विराम होगा, एक भी अमेरिकन ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं होगा और एक भी ईरानियन ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं होगा। उनका जो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव है ईरान का, वो है सर्वाइवल अगेंस्ट एन आर्म्ड असॉल्ट, आर्म्ड अटैक ऑन देम बाय बोथ कंट्रीज। लेकिन वो अगर हथियार नहीं छोड़ते, वो ऐसे लड़ते रहेंगे तो उनकी डिफीट नहीं है। वो तो उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव तो प्राप्त किया, लेकिन अमेरिका ने एक भी ऑब्जेक्टिव प्राप्त नहीं किया। वो दुनिया भर को बोलेंगे कि हमने जीत हासिल की, कौन सी जीत हासिल करेंगे, कौन दुनिया मानेगा, उनके अपने एलाइज नहीं मानेंगे। तो पॉइंट ये है कि ऐसे हालात में मुझे नहीं लगता कोई युद्ध विराम होने की संभावना है। हाँ, एक शर्त पर हो सकती है, अगर अमेरिकन और इजराइल डिफीट मानने को तैयार होंगे। मुझे लगता है वो मानने को तैयार नहीं होंगे। अब तेल का संकट देखिए, खर्ग आइलैंड के ऊपर इन्होंने जो मरीन्स लाए, इतनी दूर से लाए हैं, वो मरीन जो हैं वो खर्ग आइलैंड को असॉल्ट नहीं करेंगे, लेकिन वहां पर जो तेल के उपकरण हैं उनके ऊपर वो कब्जा करके उनको सुरक्षित रखेंगे ताकि वो बाद में इनका इस्तेमाल कर सके। सबसे बड़ी समस्या क्या होगी, अगर इस हालत में ईरान को डिफीट करने के बजाय के बगैर वहां पर युद्ध विराम होता है, तो सबसे बड़ी मुसीबत होगी उन अरब देशों की जहां पर अमेरिकन बेसेस है। मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि ये जितने भी अरब देश हैं, पहले तो इनका पूरा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा अमेरिका के ऊपर, क्योंकि हमने तो इनकी बात मानी, हम तो इनके बेसिस थे, हम तो इनके प्रॉक्सीज थे। लेकिन अमेरिका ने हमें मुसीबत में साथ नहीं दिया, बल्कि हमको मुसीबत में और डाल दिया। और दूसरी बात, अगर युद्ध विराम ऐसे होता है, मैं आपको 100% बताता हूं कि ये जितने भी अरब देश हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान, यूएई, ये बहुत ही मुसीबत में पड़ जाएंगे और मिडिल ईस्ट का मैप जो है पूरी तरह से एक पक्षा हो जाएगा, वो ईरान का समर्थक हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर युद्ध विराम होता है तो पूरा मुस्लिम अहले इस्लाम में, पूरा उम्मा में ईरान एक बहुत बड़ा लीडर के तौर पर उभरेगा, और जो कि सुन्नी मुल्कों को मंजूर नहीं होगा। तो ये युद्ध विराम जो इस प्रकार से होगा, इसकी तो मैं मानता हूं ये फ्यूचर के लिए बहुत ही डेंजरस मामला है। यानी कि हाँ, ये जरूर है कि सॉरी, हाँ, यस सर, यस, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर इन हालातों में युद्ध विराम होता है तो बजाय ये मसले का समाधान के, बल्कि नए नए मोर्चे जो हैं चिंताओं के खोल देगा। और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हालात पर सबकी नज़र है, बट हालात पर ट्रम्प साहब की भी सबकी नज़र है कि किस तरह से वो कमज़ोर और अलग थलग पड़े हुए हैं। अब ट्रम्प साहब क्या करेंगे, बौखलाहट में कुछ कदम उठा देंगे या फिर मान लेंगे अपनी गलती, कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। नज़र रहेगी हमारी उस पर भी, एनालिसिस आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल आज की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एम्बेसडर शशांक सर, आपने वक्त निकाला सर, थैंक यू सो मच। अजय बग्गा सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी आसान भाषा का विश्लेषण, उसका जवाब ही नहीं है, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला। कर्नल टिक्कू सर, थैंक यू सो मच सर, आपके एनालिसिस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय निकाला। ये थी हमारी कवर स्टोरी। एक छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरें लेंगे।